हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ठोस क्या होता है। 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो इस सॉलिड स्टेट में हम जानेंगे कि एक्चुअल में सॉलिड है क्या और सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप मेरे को बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलिए देखते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या है मेरे को बताइए। सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है, ठोस क्या होता है। अच्छा, ये जो ठोस है ना, ठोस का आकार और आयतन ये दोनों फिक्स होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में माइक है और ये जो माइक है सॉलिड है। इस माइक को मैं पकड़ा हूं तो इसका जो भी साइज है, जो आकार है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, अभी है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो, वो जितना जगह घेरता है। सिंपल भाषा में हम बोले तो वॉल्यूम क्या है, वो जितना जगह घेरता है। तो मैं माइक को मैं यहां पकड़ा हूं तो इसका आकार कैसा है आप देख लो। अब इसका वॉल्यूम मतलब ये कितना जगह घेर रहा है ये भी देख लो। इसी माइक को यदि मैं कहीं पास रख दूं तो क्या इसका आकार और जो आयतन है वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। इसका आकार भी वैसे ही रहेगा और इसका आयतन भी वैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो ठोस है, ठोस सॉलिड का आकार और आयतन दोनों फिक्स है, वो बदलता नहीं है। जैसे चौक है, आप इसको यहां रख दो, इसका आकार व आयतन वैसे ही रहेगा। यहां रख दो, इसका आकार आयतन वैसे ही रहेगा। मतलब आप कहीं पास भी रखो सॉलिड को, न तो उसके आकार में कोई चेंज आएगा और न तो उसके आयतन में कोई चेंज आएगा। ये होता है सॉलिड। तो सॉलिड क्या है समझ में आ गया। वे पदार्थ हैं जिनके आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। एकदम क्लियर हो गया ना? ओके। अब चलिए देखते हैं द्रव मतलब लिक्विड। अच्छा, अब मेरे को बताइए कि क्या द्रव का आकार व आयतन फिक्स होता है, क्या निश्चित होता है, या क्या हो सकता है? आकार की पहले हम बात करते हैं। बर्तन, आप बर्तन लोगे, उसमें पानी डालोगे, आप जिस भी साइज का बर्तन लोगे, आप जैसे भी बर्तन लोगे, पानी उसी आकार का ढल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका जो आकार है, किसका? लिक्विड का, ये फिक्स नहीं है। इसका आकार क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। आप जिस भी बर्तन में लोगे उसी के आकार का वो क्या कर लेगा, उसी के आकार का वो बन। लिक्विड समझ में आ गया। तो लिक्विड का क्या आकार व आयतन क्या दोनों फिक्स है? नहीं है। आप लिक्विड को जिस भी बर्तन में लोगे उसी बर्तन का वो आकार ले लेगा। ये होता है लिक्विड। अब ऐसा थोड़ी कि माइक है तो आप इसको ग्लास में रखो तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, आप इसको किसी दूसरे में रखो तो दूसरे के आकार का हो जाएगा। ये सॉलिड है, ये नहीं होता। लेकिन लिक्विड हो सकता है। आप उसको ग्लास में रखोगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, आप किसी दूसरे पात्र में रखोगे तो उसी पात्र के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो आकार है, आकार किसका? लिक्विड का। लिक्विड का जो आकार है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है भाई। लिक्विड का आकार क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। जो लिक्विड है, लिक्विड, इसका जो आकार है ये फिक्स नहीं है, मतलब ये चेंज होते रहता है, पात्र के आकार का हो जाता है। समझ में आ गया। अब क्या इसका आयतन भी फिक्स है? आप सोच के देखो जरा, लिक्विड का आयतन फिक्स है क्या? क्या हो सकता है उसका आयतन फिक्स? सोच के देखिए। जैसे सपोज डेट आपके पास 1 लीटर पानी है एक बॉटल में। एक बॉटल लिए आप, इस बॉटल में 1 लीटर पानी है, तो बॉटल भी 1 लीटर का है, तभी तो उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है। तो आप इससे छोटा बॉटल लो, और क्या 1 लीटर पानी को उस छोटे बॉटल में आप डाल सकते हो? पूरा पूरा 1 लीटर को आप इसे छोटे बॉटल ले लो ना, आप इसे छोटा बॉटल ले लो। अब क्या इस छोटे बॉटल में आप 1 लीटर पानी को पूरा पूरा इसमें डाल सकते हो? किसी भी तरीके से प्रेशर लगा के, उसमें दबाव लगा के क्या आप उसके आयतन को कम कर सकते हो? नहीं कर सकते।
इसका मतलब इसका आयतन फिक्स है, उसमें चाहे कितना भी प्रेशर लगाओ आप उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नो चेंज। यदि 1 लीटर आपने पानी लिया बॉटल में तो 1 लीटर वाले बॉटल में ही वो पूरा पूरा पानी आएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? ओके। तो कुल मिला के लिक्विड का क्या है, लिक्विड का आकार तो फिक्स नहीं है, वो बर्तन के अनुसार चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसका जो आयतन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, दैट्स इट। समझ में आ गया? ओके। अब चलिए अब हम गैस की बात करते हैं। गैस का बताइए, गैस का क्या इसका आकार फिक्स है? क्या गैस का आकार फिक्स है? नहीं, इसका क्या आकार फिक्स है? इसका भी कोई आकार फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा? वो तो वैसे ही पता चल रहा है कि गैस का कोई आकार है ही नहीं। अब मेरे को बताइए क्या इसका आयतन फिक्स है? क्या इसका आयतन फिक्स है? आपने किसी किसी अब पात्र बोल देते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, हमारे पास में एक पात्र है, अब इसमें पूरा गैस भरा हुआ है, अब इसमें पूरा गैस भरा हुआ है। आप इससे छोटा जगह लो, आपको इस गैस को इस छोटे से जगह में फिर से भरना है, तो क्या आप उतने गैस को इसमें एडजस्ट कर सकते हो? कर सकते हो। जब आप उसमें प्रेशर लगाओगे गैस में तो उसके जो अणु है पास पास आ जाएंगे, अभी तो फैले फैले हुए हैं सब तरफ, लेकिन जब आप उसमें प्रेशर लगाओगे तो उसके अणु पास पास आ जाएंगे और आप उसे इस छोटे से जगह में रख सकते हो जो इस बड़े से जगह में है। अब इससे बड़ा जगह ले लो, उसमें भी वो पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि उसके अणु फैल जाएंगे। आप बड़े से जगह में लिए तो उसके अणु फैल जाएंगे, आप छोटे जगह में लिए तो उसके अणु पास पास आ जाएंगे। मतलब इसका आयतन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब इसका आयतन कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके अणु दूर भी जा सकते हैं, पास भी आ सकते हैं, क्योंकि वो फ्री हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं। समझ में आ गया? मतलब उसके अणु पास भी आ सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि गैस का ना तो आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। क्लियर है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? चलिए मेरे को बताइए, सॉलिड में ऐसा क्यों होता है कि उसका आकार व आयतन फिक्स होता है? क्योंकि उसके जो अणु है पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जिनके वजह से वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाते, जिनके वजह से उसका आकार और जो आयतन है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, द्रव के जो अणु है एकदम चिपके हुए नहीं रहते, थोड़े दूर दूर रहते हैं, जिनके वजह से मूवमेंट कर पाते हैं, इधर उधर मूवमेंट कर पाते हैं। इसीलिए तो जो द्रव है वो क्या होता है, जो तरल पदार्थ है वो क्या होता है? बहता है। समझ में आ गया? क्योंकि इनके अणु एकदम चिपके हुए नहीं रहते हैं, थोड़े फ्री रहते हैं, जिनके वजह से मूवमेंट कर पाते हैं। इसलिए इसका आकार क्या है? फिक्स नहीं है, लेकिन इसका आयतन फिक्स है। आप प्रेशर लगा के उसके अणु जितने जितने दूर में है आप उसको पास पास नहीं कर सकते और खींच के उसको दूर दूर भी नहीं कर सकते आप इसके अणु को। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? इसलिए जो द्रव होता है इसका आकार फिक्स नहीं है, लेकिन इसका आयतन फिक्स है। गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, चिपके हुए भी नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए तो ये उड़ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। समझ में आ गया? कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसलिए इसका आकार भी फिक्स नहीं है और इसका आयतन भी फिक्स नहीं है। क्योंकि आप जितना गैस लोगे, यदि आप उसको बड़े से पात्र में लोगे तो उतना ही गैस को आप छोटे से जगह में भी उसको एडजस्ट करके उसमें डाल सकते हो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। आप प्रेशर लगाओगे तो पास पास आएंगे, आप किसी बड़े से जगह में आप रख दो उस गैस को तो फैल जाएंगे। इसका मतलब इसका आयतन कम या ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसलिए इसका आयतन फिक्स नहीं, आकार तो है ही नहीं, इसका तो कोई आकार ही नहीं है, इसके मॉलिक्यूल्स तो इधर उधर है, तो इसका क्या कोई आकार है? नहीं है। इसलिए इसका न तो आकार फिक्स है और न तो आयतन फिक्स है। इतना समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद में अब ठोस के हम देखेंगे प्रकार। जो ठोस होता है
वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है पहले समझ लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस बोलने से आप लोगों के माइंड में आना चाहिए प्रॉपर अरेंजमेंट। क्या आना चाहिए? प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर क्रम, फिक्स रूल रेगुलेशन, ये सब चीज आपके माइंड में आना चाहिए जब मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो जो ठोस है अणु परमाणु या आयन से मिलकर बने हुए हैं, इतना तो आपको पता ही है। ओके, तो प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जो क्रिस्टलीय ठोस है और इनके अंदर में जो अणु है, मतलब जिनसे मिलकर बना हुआ है, इसके अवयवी कण बोलना चाहिए। इनके जो अवयवी कण का अरेंजमेंट होता है एकदम फिक्स होता है। जैसे आप लोग यहां क्लास में बैठे हुए हो तो आप लोग एक प्रॉपर क्रम से बैठे हुए हो, प्रॉपर व्यवस्था बना के बैठे हुए हो, लाइन से बैठे हुए हो, मतलब आपका जो यहां व्यवस्था है एक निश्चित है, फिक्स है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस का इसके अंदर जो अणुओं का व्यवस्था है वो प्रॉपर एक क्रम में है, और जब प्रॉपर एक क्रम में है, इनके अणुओं का व्यवस्था एक क्रम में है, निश्चित क्रम में है, तो इनकी ज्यामिति भी निश्चित होगी कि कौन से शेप का है, ये त्रिकोणीय है, चतुर्भुज है, षटकोणीय है, क्या है, इसका ज्यामिति भी तो फिक्स होगा ना, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट है अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर व्यवस्था है। इसलिए जब प्रॉपर व्यवस्था है तो इसका ज्यामिति भी क्या होगा? फिक्स होगा। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं का व्यवस्था है एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे अरेंजमेंट को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दीवार है। जब आप दीवार बनाते हो तो ईंटों को एक व्यवस्थित करके रखते हो कि ऐसे ही रख देते हो? व्यवस्थित करके रखते हो, मतलब वो प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस है इसके अंदर जो अणुओं का व्यवस्था है, जो अणुओं का क्रम है, निश्चित क्रम है, तो इसलिए इसकी ज्यामिति भी क्या होगी? निश्चित होगी। इसका फिक्स कोई ज्यामिति होगी कि ये चतुष्फलकीय है, त्रिकोणीय है, षटकोणीय है, चतुर्भुज है, जैसा भी है, कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन वो फिक्स होगा। समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं कि इनके अणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बल लग रहा है, वो कमजोर है कि मजबूत है? इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो स्ट्रॉन्ग है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत है। अच्छा, ऐसा क्यों है? अच्छा, मजबूत तब होता है कोई बॉन्डिंग जब उसमें कुछ न कुछ चीज का लेन देन होता है, जब कुछ शेयरिंग होता है, और इसमें अणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। वो आगे इसके प्रकार में पता चल जाएगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे हो रहा है। तो इनके बॉन्ड का मजबूत होने का कारण क्या है कि इनके बीच में कुछ न कुछ तो लेन देन हो रहा है, तभी तो इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे का वो अणु एक दूसरे का काम तो आ रहे हैं, इसीलिए उनके अणुओं के बीच का जो बॉन्डिंग है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया? तो ये तो फिक्स है, ये तो क्लियर है कि इनके अणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, इतना फिक्स है। और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ है वो भी क्या होगा? मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको गलाने के लिए हमको ज्यादा ताप चाहिए। इसको गलाने के लिए क्या चाहिए? हमको ज्यादा ताप चाहिए। जब ये गल गया तो इसको उबालने के लिए भी हमको ज्यादा ताप चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, सॉलिड है, ठोस है। समझ में आ गया? इसलिए इसका गलनांक और कथनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं, कंडक्टर। क्या ये कंडक्टर है? क्या ये गुड कंडक्टर है या नहीं है? क्या इसमें करंट आता है या नहीं आता है? तो पहले तो हम एग्जांपल तो पहले समझ लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है लाइक NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सभी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे NaCl है, आयनिक कंपाउंड है। तो
ये जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, नमक है, तो क्या नमक में करंट आता है? नहीं आता है। यदि नमक सॉलिड है तो उसमें करंट नहीं आएगा। अब उसको पानी में घोल दो, उसके आयन फ्री हो जाएंगे तो उसमें करंट आएगा, या फिर उसको पिघला दो तो भी उसके आयन फ्री हो जाएंगे तो उसमें करंट आएगा। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, यदि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस रूप में है, तो ये विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जैसे आप इसको विलयन बना दो या फिर पिघला दो तो ये फिर क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें आयन फ्री हो जाता है। समझ में आ गया? देखिए बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हाँ, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है और सॉलिड होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है जिनके वजह से उसमें करंट आता है, वो तो एक अपवाद है। अब ग्रेफाइट को साइड में रखो। समझ में आ गया? तो हमने कौन कौन सा पॉइंट देखा, एक बार मेरे को बताओ तो। चलिए कौन कौन सा पॉइंट देखा हमने? क्या देखा? पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनके अणुओं के बीच एक निश्चित क्रम होता है, मतलब इनके अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, नोट करते जाइए। पहला पॉइंट क्या है कि इनके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट, और इनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। भाई इनके अणु निश्चित क्रम में है तो उनकी ज्यामिति भी तो निश्चित होगी, ठीक है? इनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, इनके अणुओं के मध्य प्रबल रासायनिक बंध पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अब क्यों? रीजन आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें कुछ न कुछ का तो लेन देन है। क्या का लेन देन होगा? इलेक्ट्रॉन का, जिनकी वजह से अतिव्यापन ज्यादा हो जाता है तो इसका बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ गया? तो इनके अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है? अच्छा, अब नेचर में कैसे हैं? नेचर में सॉलिड है। भाई सॉलिड है ना, मतलब दृढ़ है, ठोस है, सॉलिड है। इनके अणुओं के बीच में मजबूत बॉन्ड है, तो इसका गलनांक और कथनांक भी कैसा होगा? उच्च होगा। इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। समझ में आ गया? अगला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बताइए। इसके एग्जांपल में हमने अभी फिलहाल आयनिक कंपाउंड देखा है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, तो अभी मैं आयनिक कंपाउंड को लेकर के आप लोगों को बता रहा हूं। यदि ठोस अवस्था में है तो विद्युत का कुचालक होगा, यदि विलयन आप बना दोगे तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गया? अब उसके बाद में दूसरा है हमारा एमरफॉस सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? इन सभी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपने बूंदी का लड्डू बना लो, बूंदी के लड्डू में क्या जो बूंदी है, क्या उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है? नहीं होता है। आपने बस ऐसे ही हाथ में लिया, बूंदी को लड्डू बना दिया, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। समझ में आ गया? कोई अरेंजमेंट नहीं है, मतलब इनके अणुओं के बीच का जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। जब निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो फिर इनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होगी, ज्यामिति भी कोई इसकी फिक्स नहीं होगी। इनके अणुओं के बीच का जो बॉन्डिंग है एकदम कमजोर होगा, एकदम वीक होगा। आप बूंदी के लड्डू को आप आसानी से तोड़ सकते हो, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीज का लेन देन होता ही नहीं है। बस खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस खाली आकर्षण बल है और कुछ नहीं है। जैसे एक अनजान इंसान के साथ बॉन्डिंग होता है, रोड में चलते हुए आप किसी इंसान को बात कर लिए, उनके बीच में एकदम कोई मजबूत बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बस सेम उसी प्रकार से इनके बीच में कोई मजबूत बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉन्डर वॉल फोर्स। दुर्बल वॉन्डर वॉल बल पाया जाता है इनके अणुओं के बीच में। समझ में आ गया? अब उसके बाद में भाई अब ये मजबूत नहीं है तो ये सॉफ्ट भी होंगे। इनके अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है वो मजबूत नहीं है। और नेचर में कैसे होते हैं? नेचर में सॉफ्ट होते हैं, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थोड़े मुलायम टाइप होते हैं। तो जब ये मुलायम टाइप है तो इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या होगा? निम्न होगा। मतलब इसको गलाने के लिए हमको कम ताप चाहिए, गल गया तो इसको उबालने के लिए भी हमको कम ताप चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट है, मुलायम है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है ना, इसलिए सब हो रहा है। अब क्या ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? जी नहीं, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे एग्जांपल, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया,
कांच हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। केवल नाम मात्र के सॉलिड है जिनको हम आभासी सॉलिड भी बोलते हैं, सूडो सॉलिड। आभासी ठोस का मतलब समझते हो? हमको आभास होता है कि ये ठोस है, बट एक्चुअल में ठोस नहीं होते हैं। जो रियल सॉलिड है, जो रियल ठोस है, वो तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है, वो केवल नाम मात्र के सॉलिड है। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जो मुझे लगता है आप लोग को इसका पूरा का पूरा बेसिक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस में आप क्या चीज ध्यान रखोगे? प्रॉपर अरेंजमेंट होता है अणुओं के बीच में। अक्रिस्टलीय में अणुओं के बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। और फिर क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस की भी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, क्योंकि अणुओं के बीच में प्रॉपर अरेंज होता है। और इनके अणुओं के बीच में कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं के बीच का बॉन्ड है मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इनके अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है और इनके अणुओं के बीच में दुर्बल वांडर वॉल बल पाया जाता है। कमजोर बॉन्डिंग है इनके अणुओं के बीच में। समझ में आ गए? अगला पॉइंट क्या है? इनके जो गलनांक व क्वथनांक है उच्च होते हैं। उच्च होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि मजबूत बॉन्डिंग है। इनका जो गलनांक व क्वथनांक हो निम्न होता है, क्योंकि कमजोर बॉन्ड है। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? यदि हम आयनिक कंपाउंड की बात करें क्रिस्टलीय ठोस में, तो वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसको विलयन बना देने पर या पिघला देने पर वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। अक्रिस्टलीय में क्या है? ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ना तो कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो फ्री आयन होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। समझ में आ गया? इसलिए क्या है? विद्युत के कुचालक है। एग्जाम्पल में क्रिस्टलीय का जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो ले लो। हीरा ग्रेफाइट ले लो, क्वार्टर्स ले लो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अक्रिस्टलीय में आप ले लो लकड़ी ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, कांच ले लो, एक्सेट्रा, ये सभी हैं। समझ में आ गए? तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर क्वेश्चंस कीजिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।